Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 15th of May 2024. तो गाइज आज है तारीख 15 मई 2024 और है वेडनेसडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इस लेक्चर में हम केवल इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर ही फोकस नहीं करते, साथ ही साथ में आपको पीआईबी, डाउन टू अर्थ, लाइव मिंट सभी के इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल का एनालिसिस मिल जाता है। यानी हर एक सेपरेट सोर्स के लिए इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग वीडियोज़ या अलग अलग वेबसाइट्स को रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही जगह पर हर एक चीज़ आपको एक्सप्लेन की जाएगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वीडियो के लास्ट में आपका टेस्ट भी होता है, आपको पता होगा। तो पूरे लेक्चर को कंसंट्रेशन के साथ में सुनना, क्योंकि लास्ट में आपको वो टेस्ट देना है। अपनी मेमोरी पावर चेक करनी है, आप कितनी चीज़ें याद रख पा रहे हो। उस टेस्ट को अटेम्प्ट करने से कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप डेली बेसिस पे टेस्ट दोगे वीडियो के लास्ट में जो आपको दिया जाएगा, तो आपकी एक प्रैक्टिस होती चलेगी। एग्जामिनेशन में जब आप बैठोगे वहाँ पे जाके, तो आपको लगेगा कि यार ये चीज़ें तो मैं डेली कर रहा हूँ। तो वहाँ पे एक छोटा सा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, जो कि बाकी सारे एस्पिरेंट्स के कंपैरिजन में आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो प्लीज़ टेस्ट को अटेम्प्ट करना और स्कोर अपना नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जाना। तो मॉर्निंग में हर रोज़ 5 बजे आपको ये वीडियो मिल जाता है। अपना अलार्म रोज़ सेट कर लिया करो, 5 बजे डेली बेसिस पे उठना है, अपना रूटीन सेट करना है, ये वीडियो देखना है, फिर बाकी थोड़े काम निपटाना जब तक आपका द हिंदू का वीडियो आ जाएगा। उसमें प्रॉपर तरीके से एडिटोरियल वगैरह रेफर करके अपने करंट अफेयर्स को पूरी तरह से समाप्त कर सकते हो। हर एक छोटी छोटी चीज़ जो न्यूज़ में है वो इन दोनों वीडियोज़ के माध्यम से आपकी कवर हो जाएगी, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। बाकी दोस्तों, इस लेक्चर का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम पर जाना है। वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह अपने थंबनेल वाले आर्टिकल के साथ में। थंबनेल में एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में बताया गया है, जो कि जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट वाले सेक्शन से आप लिंक कर पाओगे। तो दोस्तों, दुनिया की आज के समय पर एक सबसे बड़ी समस्या क्या है? पॉल्यूशन में आपका कार्बन जो लगातार रिलीज हो रहा है वो। तो कार्बन एमिशंस को कंट्रोल करने के लिए आइसलैंड में एक प्लांट लगाया गया है। दोस्तों, वो प्लांट कैसे काम करेगा, वो वर्किंग वगैरह सब कुछ हम यहाँ पर समझेंगे। पहले तो आपको उस प्लांट का नाम पता होना चाहिए। नाम है मैमोथ कार्बन कैप्चर प्लांट। ये अभी हाल ही में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में देखने को मिला। न्यूज़ में क्यों देखने को मिला, तो खबर आपको ये नज़र आएगी। तो हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा जो फैसिलिटी प्लांट है दोस्तों, उसको डिज़ाइन किया गया है। ये प्लांट क्या करेगा? ये प्लांट एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेगा, कार्बन को रिमूव करने का काम करेगा। और दोस्तों, ये जो दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट लगाया गया है, ये आइसलैंड में लगा दिया गया है। वो अपना काम करना शुरू भी कर चुका है। तो आसपास के एटमॉस्फेयर का जो भी पोल्यूशन होगा, जो भी कार्बन होगा, उसको वो अपने पास में से या उस एटमॉस्फेयर में से, उस हवा में से निकाल देगा। आप कहोगे ये कैसे? चलो अब इसके बारे में बात करते हैं। तो ये अभी तक का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर एंड स्टोरेज फैसिलिटी के साथ में पूरा प्लांट लगाया गया है। कहाँ पर? आइसलैंड में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन, रट लो, लिख लो, इंपॉर्टेंट है। मैं कहूँगा हाथों हाथ लिखना चाहो तो लिख लो, आइसलैंड में ये लोकेटेड है। ठीक है। अब दोस्तों, इस टाइप का प्लांट ऑलरेडी आइसलैंड लगा चुका था 2021 में, लेकिन वो थोड़ा साइज में छोटा है, जिसका नाम था ओरका। अब क्या है, ये उससे बड़ा प्लांट लगा रहे हैं, जो कि काम भी कर रहा है आज के समय पर। सवाल यह है, ये वर्क करेगा कैसे? तो दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है, ये क्या करेगी? हवा में से जो हमारी एयर है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सट्रैक्ट करेगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को निकालेगी। और निकालने के बाद में सीधा उसको ज़मीन में ले जाएगी, बिल्कुल गहराई में, जहाँ पे वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे रॉक सॉल्ट के साथ मिलकर क्या करेंगे? एक स्टोन बन जाएंगे, पत्थर बन जाएंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड। उसको वापस से बाद में रीयूज भी किया जा सकेगा। यह है तरीका। हवा में से कार्बन को निकाला, जमीन के अंदर ढकेल दिया, काफी गहराई तक ले जाएंगे, रॉक के सॉल्ट के साथ में वो मिक्स होगा और वो स्टोन बन जाएगा। यह पूरा प्रोसेस अपनाया गया है इस पर्टिकुलर प्लांट के अंदर। ठीक है। अब ये जो डायरेक्ट एयर कैप्चर है, ये क्या है? सिंपल सी बात है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एक भी कोई भी लोकेशन पर, ऐसा नहीं है कि केवल एक स्पेसिफिक जगह पर लगाएंगे, कोई भी पर्टिकुलर लोकेशन है, वहाँ के एटमॉस्फेयर में से कार्बन को निकाल लेना, सीधा सीधा कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लेना, यही यहाँ पर इसका डायरेक्ट एयर कैप्चर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों?
अब जैसे मैंने आपको बताया, यही कार्बन डाइऑक्साइड को हम परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं अपने डीप जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस में, और इसका यूज़ अलग अलग तौर पे किया जा सकता है फिर बाद में। क्लियर? चलिए आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल अगेन जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के लिए रेलिवेंट है। लेपर्ड कैट अभी न्यूज़ में है। अब लेपर्ड जो आपको दिख रहा है दोस्तों, आपको पता है तेंदुआ जो है ना, लेकिन उसी की तरह है ये कैट आपको नजर आई है। आपको एडिटिंग लग रहा होगा, बट ये लेपर्ड कैट ऐसी नजर आती है। यानी कैट है, लेकिन इसके ऊपर जो कलरिंग है दोस्तों पूरी आप देख पा रहे हो, बॉडी वो एक लेपर्ड के तरह नजर आ रही है। तो ये कैट अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में आई। चर्चा में क्यों आई, पहले मैं आपको वो न्यूज़ बता देता हूँ। तो एक प्रकार की लेपर्ड कैट को हाल ही में स्पॉट किया गया महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व में, और ये पहली बार दोस्तों इसको स्पॉट किया गया है, पहली बार देखा गया है। जिस वजह से अगेन ये टॉपिक भी हमारे एग्जाम के लिए, स्पेशली वनडे एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये लेपर्ड कैट है क्या, जरा पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये एक फॉरेस्ट ड्वेलिंग कैट की स्पीशी है, यानी जंगलों में रहने वाली जो बिल्लियां हैं उन्हीं में से एक प्रजाति ये आती है जो कि फेलिडे फैमिली से बिलोंग करती है। इसका जो कलर है थोड़ा लेपर्ड जैसा है, इस वजह से इसको लेपर्ड कैट का नाम दे दिया गया है। क्वेश्चन ये है, ये लेपर्ड कैट कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? अभी महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व में तो फर्स्ट टाइम देखने को मिली, वैसे कहाँ कहाँ पे देखने को मिलती है? तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर जगह में ये पाई जाती है। स्पेशली रशिया का जो एमुर रीजन है वहाँ देखने को मिल जाएगी, कोरियन पेनिनसुला, चाइना, इंडो चाइना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उसके अलावा नदर्न पाकिस्तान, साउथ का जो फिलीपींस वाला रीजन है, सुंडा आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया, ये वो पर्टिकुलर लोकेशंस यानी दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर ये लेपर्ड कैट पाई जाती है। हैबिटेट की बात करेंगे तो इसको ज़्यादातर जंगलों में, घने जंगलों में रहना पसंद है। दूसरी बात, इसके फीचर्स की बात करेंगे दोस्तों, तो अगर आप देखोगे इन लेपर्ड कैट का जो साइज़ होता है वो वैरी करता है ना। कुछ के साइज़ बड़े होते हैं, कुछ के साइज़ छोटे होते हैं। इनके ऊपर जो कलर है वो भी थोड़ा सा वैरी करता है, थोड़ा येलोइश कलर आपको नजर आएगा, है ना। थोड़ा सा रेड और ग्रे कलर के भी स्पॉट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये लेपर्ड कैट आपको नजर आएगा। इनके सर पर आप देख पाओगे 4 इस तरीके के ब्लैक कलर की एक पट्टियाँ खींची हुई हैं, ब्लैक स्ट्राइप्स भी आपको यहाँ पे नजर आएंगी। खास बात यह है कि जो ये लेपर्ड कैट है दोस्तों, ये नॉक्टर्नल कार्निवोर हैं। नॉक्टर्नल कार्निवोर का मतलब क्या है? एक तो ये रात में जागती है, दिन में लेजी रहती है, रात में एक्टिव रहती है, ठीक है। तो नॉक्टर्नल वर्ड का तो ये मतलब कि रात में जागने वाला ये एनिमल है। दूसरा कार्निवोर है, यानी कि मांस खाने वाला। यहाँ पर आपको ये बिल्ली लेपर्ड कैट देखने को मिल जाती है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इसका कंजर्वेशन स्टेटस। ये रेलिवेंट है, कई बार एग्जामिनेशन में डायरेक्टली एनिमल के कंजर्वेशन स्टेटस पूछ ले जाते हैं कि भैया बताओ IUCN में उसको कौन सी जगह पर कवर किया गया है। तो IUCN में इस लेपर्ड कैट को लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में कवर किया है। लीस्ट कंसर्न कैटेगरी के अंदर कवर करने का मतलब है अच्छी खासी संख्या आज के समय पर दुनिया में अवेलेबल है इस लेपर्ड कैट की, तो उसको कोई ज़्यादा ऐसी प्रोटेक्शन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो आपको ये तो यहाँ पे आपका लेपर्ड कैट के बारे में क्लियर हो गया। अब बात आती है पेंच टाइगर रिजर्व के बारे में। टाइगर रिजर्व्स को लेकर, नेशनल पार्क्स को लेकर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर भी बहुत सारे क्वेश्चंस हर साल बनते हैं और स्पेशली उनकी लोकेशंस पूछी जाती हैं। तो पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पर है दोस्तों? ये आपका मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है। अगर मैं एग्जैक्ट लोकेशन आपको दिखाऊं तो दोस्तों पेंच टाइगर रिजर्व की लोकेशन आपको नज़र आएगी यहाँ पर। ये है वो पेंच टाइगर रिजर्व, ये आपको दिखाई देगा, ठीक है। आगे आते हैं। सवाल यह है इसका नाम पेंच टाइगर रिजर्व कैसे पड़ा? यहाँ पे एक बड़ी नदी बहती है जिसका नाम पेंच रिवर है। ये नदी इस पूरे रिजर्व में ऊपर नॉर्थ से साउथ तक कवर करती हुई जाती है। इस चक्कर में इसी नदी के ऊपर नाम रख दिया गया पेंच टाइगर रिजर्व। इस पेंच टाइगर रिजर्व में इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क भी आता है, प्लस पेंच मोगली सेंचुरी भी इसी के अंदर में आता है। प्लस दोस्तों पेंच टाइगर रिजर्व थोड़ा खास है। रीज़न क्या है? आपने जो रुडयार्ड किपलिंग की जो द जंगल बुक आपने सुना होगा, तो जो द जंगल बुक की रियल स्टोरी है दोस्तों वो यहाँ पर पेंच टाइगर रिजर्व के ऊपर इस एरिया के बेसिस पर सराउंड करती है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया है, इस एरिया से संबंधित है। वेजिटेशन की बात करेंगे तो कई सारे प्रकार के अलग अलग प्लांट्स और प्लांट्स की स्पीशीज़ यहाँ पे आपको नजर आएंगी, पेड़ पौधों की प्रजातियाँ हैं। जानवरों की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग एनिमल्स की स्पीशीज़ भी देखने को मिलती हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, कई सारी चिड़ियाँ हैं जो खास हैं, उड़कर इधर से उधर आती हैं। मलाबार पीड हॉर्नबिल हो गया, इंडियन पिता हो गया, ऑस्प्रे ग्रे हेडेड फिशिंग ईगल हो गया। उसके अलावा यहाँ पर चीतल, सांबर, नीलगाय, उसके अलावा इंडियन बाइसन, वाइल्ड बोर, ये सारे एनिमल्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे, ठीक है।
क्लियर। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। एक और सुपर इंपॉर्टेंट आर्टिकल, लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, वीडियो पे जो यार लाइक का बटन होता है उसको प्रेस कर दिया करो, ठीक है। उसके लिए कुछ जाता नहीं है डेफिनेटली, उसके लिए कुछ पे वगैरह आप नहीं कर रहे हो, बट एक सपोर्ट डेफिनेटली मिलता है, क्योंकि वीडियोस को क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। आपको पता है इस समय पर 2 वीडियोस चल रही हैं, उनको मेंटेन करने में भी काफ़ी समय हो जाता है, तो आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पर रैट होल माइनिंग की। रैट होल माइनिंग का कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा, अक्सर न्यूज़ में रहता है। अभी ये फिर से चर्चाओं में आया है, समझेंगे काफ़ी डिटेल से, बहुत अच्छी तरीके से ईजी वे में मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। तो ये पहले समझते हैं आखिरकार हमारे पास में जो ये न्यूज़ है, जो ये खबर है, वो क्या है। तो दोस्तों मेघालय का जो हाई कोर्ट है, उनका एक मेंबर का जो पैनल है वो उन्होंने अपॉइंट किया, और अपॉइंट इसलिए किया था उस मेंबर पैनल को कि वो कोयले से संबंधित जो समस्या हैं मेघालय में उनको वो हैंडल करेंगे, प्लस रैट होल जो कोल माइनिंग की गई है, इस तरीके का जो खनन किया गया है कोयले को निकालने के लिए जिससे एनवायरमेंट डैमेज हुआ है, उसको रिस्टोर करने के ऊपर काम करेंगे। लेकिन सही से वो अभी काम नहीं कर पा रहे हैं, उसमें ज़्यादा कोई प्रोग्रेस हुई नहीं है, जिस वजह से ये रैट होल माइनिंग अभी के समय पर चर्चाओं में आ चुका है। तो एग्जाम में ये जो न्यूज़ है ये इतनी आपको हेल्प नहीं करेगी, ये काम की नहीं है। ये तो बस खाली एक सोर्स है, आपका एक जरिया है समझने का कि हाँ इसमें से मुझे क्या पढ़ना होगा। तो आपका मेन कॉन्सेप्ट है रैट होल माइनिंग का, क्या है, कैसे काम करता है, मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों होता क्या है, मेघालय की जब बात होती है तो मेघालय सबसे ज़्यादा पॉपुलर है रैट होल माइनिंग के लिए। रैट होल माइनिंग करते किस लिए है? कोयले को निकालने के लिए, कोयले का खनन करने के लिए। ये आप देख पा रहे हो एक चट्टान है जिसमें एक छोटा सा छेद कर दिया है, जैसे चूहे अपना बिल खोदते हैं ना, वैसे यहाँ पर एक बिल सा बनाया जाता है, इसी वजह से इसके आगे रैट लगाया गया है। तो एक गड्ढा करते रहते हैं बिल्कुल डीप में, और इसमें से कोयला निकालते रहते हैं। ये गड्ढा ऐसा है जिसमें आसपास कोई सपोर्ट भी नहीं है, तो कभी भी ये गिर भी सकता है और अंदर जो इंसान है उसकी डेथ भी हो सकती है, अक्सर होता है। और यहाँ पे जो गड्ढा है दोस्तों, इसमें खासकर जो छोटे बच्चे हैं उनको भेजा जाता है इस प्रकार से कोयले को निकालने के लिए। आप देख पाओगे अंदर क्या है, कोयला निकाल के ला रहा है, बाहर फिर कोयला इकट्ठा किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बैन है मेघालय के अंदर में, बट इससे बहुत सारा एनवायरमेंटल डैमेज भी होता है। उसको लेकर कोर्ट में यहाँ पर ये पर्टिकुलर मैटर चल रहा है, बट उसमें कोई ज़्यादा अभी के समय पर प्रोग्रेस नज़र आई नहीं है। अभी भी रैट होल माइनिंग के इलीगल केसेस नज़र आते रहते हैं, समझ गए। तो रैट होल माइनिंग एक मेथड है जहाँ पर इंसान अपने हाथ से गड्ढा खोद रहा है, ड्रिलिंग कर रहा है कोयले को निकालने के लिए, और ये सबसे ज़्यादा कॉमन है मेघालय में, स्पेशली मेघालय के अंदर जो वेस्ट जैंतिया हिल्स हैं, ईस्ट जैंतिया हिल्स हैं और वेस्ट खासी हिल्स हैं। ये जो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये गड्ढे किए जाते हैं, ये रैट होल किया जाता है। एक छोटा सा बारीक सा गड्ढा जो बिल्कुल ग्राउंड तक ले जाया जाएगा, और इसके पीछे का रीज़न है हमें कोयला निकालना है उसमें से। गड्ढा करते कैसे हैं ये इतना गहरा? तो उसके लिए यहाँ पर दोस्तों कुल्हाड़ी, शोवल्स, बास्केट, ऐसे कई सारे टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है इसको पूरी तरह से कट आउट करने के लिए। और रैट होल माइनिंग को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक तो होती है साइड कटिंग प्रोसीजर और दूसरा होता है बॉक्स कटिंग। दोनों में क्या फ़र्क है ये जानिए। जो साइड कटिंग प्रोसीजर है, यहाँ पर एक पतला सा नैरो सा टनल यहाँ पर खोदा जाता है, हमारा जो हिली स्लोप पहाड़ी इलाका है दोस्तों वहाँ पर। फिर जो वर्कर है वो इसके अंदर जाते हैं जब तक उनको कोयला न मिल जाए। फिर आता है एक बॉक्स कटिंग। बॉक्स कटिंग में जो गड्ढा खोदा जाता है या तो गोल शेप में या फिर स्क्वायर शेप में खोदा जाता है, और लगभग 5 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा गड्ढा होगा वो, और उसकी जो गहराई होगी वो 400 फीट के आसपास होगी, जिसमें से बहुत सारा कोयला यहाँ पर निकाला जाता है। ये आप देख पाओगे, इसकी भी 2 कैटेगरीज हैं। अब बात आती है कि भाई इस रैट होल माइनिंग से संबंधित ढेर सारी रिस्क हैं दोस्तों, कई सारी समस्याएं या कई सारी बड़े बड़े खतरे देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये अनरेगुलेटेड है, इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है। और जो माइनर्स काम कर रहे हैं, गड्ढा खोद रहे हैं, कोई प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं मिलता, गहरे में चले जाते हैं बिल्कुल अंदर, वहाँ पे कोई सांस वगैरह थोड़ी ना आ रही है प्रॉपर तरीके से, ना ही उनको प्रॉपर इक्विपमेंट्स दिए गए हैं, ना ही कोई प्रॉपर स्ट्रक्चरल सपोर्ट है। सीधा गड्ढा खोदा और भेज दिया, उसमें गड्ढा गिर जाए तो वो आपस की यहाँ पर चट्टान ढह जाए तो इंसान की जान चली जाएगी, वो दब जाएगा, मिलेगा भी नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो पिट्स खोदे जा रहे हैं इनमें ज़्यादातर कॉलेप्स के चांसेस होते हैं, वो कॉलेप्स हो जाएगी, एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हमको नजर आ सकता है। इन्हीं सब सिचुएशन को देखते हुए जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, इन्होंने रैट होल माइनिंग के ऊपर बैन लगा दिया था साल 2014 में। क्यों? क्योंकि ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन दोस्तों अभी भी इलीगल तरीके से कहीं ना कहीं जो प्रैक्टिस है वो अपना ली जाती हैं, समझ गए। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी या जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी, दोनों से आप इसको लिंक कर सकते हैं। बात हो रही है जीरो डे वल्नरेबिलिटी के बारे में। आपने ये सुना होगा, हाल ही में न्यूज़ में था।
तो जीरो डे वल्नरेबिलिटी और जीरो डे अटैक क्या होता है, दोनों के बीच का फर्क क्या है, जरा समझते हैं। तो हाल ही में क्या हुआ, जो हमारा गूगल क्रोम है दोस्तों, गूगल क्रोम कहीं ना कहीं बुरी तरह से हिट किया है जीरो डे वल्नरेबिलिटी से, जिसको लेकर कहीं ना कहीं एक सिचुएशन, एक अलार्मिंग सिचुएशन बनी लोगों, जो यूजर्स थे गूगल क्रोम के उनके अंदर, प्लस जो साइबर एक्सपर्ट्स थे उनके लिए। तो गूगल क्रोम के साथ में कुछ एक जीरो डे वल्नरेबिलिटी आया। जीरो डे वल्नरेबिलिटी होता क्या, जरा ये जानिए। तो दोस्तों एक प्रकार का सिस्टम और सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटी है। आपके सॉफ्टवेयर में एक बहुत बड़ा खतरा, एक बहुत बड़ा कह सकते हो कमी देखने को मिल जाती है, जो कि उस सॉफ्टवेयर के साइट के मालिक को नहीं पता है कि हाँ भाई इसमें क्या दिक्कत है। अब पता नहीं है लेकिन कमी तो है इसमें। अब दोस्तों कमी है, तुरंत डिस्कवर की गई है और तुरंत एकदम से खतरा भी आ रहा है, उसी दिन पर तुरंत खतरा भी आ रहा है और यहाँ पर आपको कमी भी दिख रही है। तो क्या है, बिल्कुल भी समय नहीं है। इसी को यहाँ पर क्या बोला जाता है, जीरो डे वल्नरेबिलिटी बोला जाता है, जिसका एक एग्जाम्पल सेट करके बताया जाता है कि मान लो यहाँ पर आपका एक बहुत बड़ा घर है और उस घर में आपके 6, 7 या 10 दरवाजे हैं, सब बिल्कुल मजबूत लोहे के दरवाजे हैं, लेकिन एक जगह पर केवल लकड़ी का दरवाजा है। अब भाई आपको लग रहा है कोई नहीं घुस पाएगा अंदर, लेकिन हुआ क्या, लकड़ी वाला दरवाज़ा बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, जहाँ से आपको दिखा खतरा आ रहा है, पास में खतरा बिल्कुल पास में है और ये दरवाज़ा आराम से टूट जाएगा। और आप यहाँ पर देख रहे हो ये है खतरा, खतरा भी आ गया, ये यहाँ पर सिचुएशन भी ब्रेक हो रही है। इसी को हम जीरो डे वल्नरेबिलिटी के कॉन्सेप्ट के बेसिस पर लिंक करके समझ सकते हैं कि अब यहाँ से भागने का कोई चांस नहीं बचा। समझ गए? तो जीरो डे वल्नरेबिलिटी क्या है ये समझ में आया। अब यहीं पर दोस्तों जीरो डे अटैक आता है। जीरो डे अटैक क्या है, ये डायरेक्टली यहाँ पर आप एक सॉफ्टवेयर मालवेयर का इस्तेमाल करके क्या कर रहे हो, साइट के ऊपर में अटैक कर रहे हो, उसको हैक करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हो। तो जीरो डे अटैक रेफर करता है एक अटैक के ऊपर में, ठीक है, कि भाई वल्नरेबिलिटी तुरंत पता चली क्या दिक्कत है और दिक्कत पता चलती ही तुरंत उसके ऊपर अटैक करना। समझ गए? कैसे, मालवेयर से या फिर आप दूसरे सॉफ्टवेयर से अटैक कर सकते हो उसके ऊपर में। तो ये जीरो डे अटैक हो गया, क्लियर हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर बोला यह जाता है कि जो हमारे सिक्योरिटी रिसर्चर्स हैं वो यहाँ पर इसको डिस्कवर करते हैं कहाँ पर दिक्कत है। जैसे ही उनको पता चलता है तुरंत यहाँ पर क्या करते हैं, वो एक पैच इशू करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तुरंत मामले को यहाँ पर सुलझाने की कोशिश करी जाती है। अदरवाइज अगर सुलझाया नहीं गया तो ये जो जीरो डे अटैक है दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, इसमें कुछ मेथड और जो टेक्निक है वो हैकर यूज़ कर सकते हैं, इसका एडवांटेज उठा सकते हैं कि भाई आपके यहाँ पर कुछ कमी है तो इसका एडवांटेज यहाँ पे हैकर आराम से उठा सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों, समझ में आ गया। चलिए अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जीरो डे वल्नरेबिलिटी क्या है, अब आपके पास में कोई चांस नहीं बचा भागने का, आप बिल्कुल आज के समय पर खतरे में पहुंच चुके हो, वही है जीरो डे वल्नरेबिलिटी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगले आर्टिकल में बात हो रही है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, GS नंबर 2 पॉलिटी गवर्नमेंट स्कीम से आप इसको लिंक कर पाओगे तो पता होगा। खबर यह थी कि हाल ही में जो हमारी होम मिनिस्ट्री है, इन्होंने 113 रोड्स को अप्रूवल दे दिया है इस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंदर में। और वो 113 जो सड़कें हैं दोस्तों, वो अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में हैं। भाई ये जो अप्रूवल है करेगा क्या, इनको वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंडर में लाया गया है ताकि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एक डेवलपमेंट किया जा सके। आपको पता है ना ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वो स्कीम होती है जहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर पैसा खर्च करके स्कीम को लागू कर रही होती हैं। तो ये वो स्कीम है जिसको 2022-23 से लेकर 2026 तक लागू करने की बात की है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का मेन उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव है कि भाई उन जो विलेज हैं, स्पेशली जो बॉर्डर के पास में है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश देखो, उत्तराखंड देखो, सिक्किम देखो, ये सभी वो स्टेट्स है दोस्तों जो चाइना के साथ में बॉर्डर्स को शेयर कर रहे हैं। तो बॉर्डर वाले पास में जो गांव प्रेजेंट हैं, उन गांव में प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट करना, उन गांव में रहने वाले जो लोग हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना। नहीं तो फिर ज़्यादातर होता क्या है, वो जो लोग हैं दोस्तों वो देखते हैं आउट माइग्रेशन कर जाते हैं, यानी गांव में कुछ चीज़ अवेलेबल नहीं है, बॉर्डर से बाहर आ जाते हैं, फिर इधर शहर में आके काम वगैरह कर रहे होते हैं, कमा रहे होते हैं। अब वहीं पर प्रॉपर डेवलपमेंट कर लिया जाएगा, विलेज में हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी, स्किल्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, तो वो जो लोग हैं वो आउट माइग्रेशन नहीं करेंगे, बाहर नहीं आएंगे, वहीं पर अपने एरिया में अच्छे से कह सकते हो जीवन अपना व्यतीत कर सकते हैं, है ना। अच्छी स्किल्स यहाँ पर उनको दी जाएगी, पूरा एरिया डेवलप हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, बॉर्डर पर लोग प्रेजेंट है तो बॉर्डर पर एक सिक्योरिटी भी इंप्रूव रहेगी, कोई ऐसे घुसने की कोशिश नहीं करेगा। समझ गए? तो इसके लिए यहाँ पर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या कर रहा है, ये ढेर सारा फंड्स प्रोवाइड करवाएगा, पैसा प्रोवाइड करवाएगा, ताकि एक प्रॉपर जो ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको डेवलप किया जा सके।
लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर क्रिएट की जा सकें हमारे 2967 विलेजेस के अंदर में, जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। तो इस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंदर में जो मेन मोटिव है वो है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड लद्दाख में प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट करना। ये दोस्तों हमारे बॉर्डर स्टेट्स हैं जहाँ पे डेवलपमेंट करना हमारा मेन मकसद है। और इन डेवलपमेंट में जैसे मैंने बोला, लोगों के लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज़, नए नए अवसर बनाना जिससे वो यहाँ पर अच्छी तरीके से जीवन व्यतीत कर सकें। टूरिज़्म को प्रमोट करना, स्किल डेवलपमेंट पे काम करना, एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को डेवलप करना, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, मेडिसिनल प्लांट्स, हर्ब्स, इनको यहाँ पर प्रमोट करने का काम करना। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल भी एग्जामिनेशन के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। बात हो रही है पेरिग्रीन फैल्कन के बारे में। जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट वाली झोली में डाल सकते हो। बात है पेरिग्रीन फैल्कन, तो दोस्तों ये एक प्रकार का प्रीडेटर बर्ड है, एक ऐसी चिड़िया जो प्रीडेटर कहलाती है, यानी कि दूसरे छोटी छोटी चिड़िया को खाने का काम करती है। ठीक है, अब हुआ क्या, जो प्रोजेक्ट रैप्टर वॉच है, ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों रैप्टर वॉच, ये मद्रास न्यूट्रलिस्ट सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। उन्होंने हाल ही में ये जो पेरिग्रीन नाम की जो बर्ड दोस्तों उसको ट्रैक किया है ना, वो यहाँ पर इसको अभी बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहे हैं। इनका मेन मकसद है उसको डॉक्यूमेंट करना, स्टडी करना और मॉनिटर करना इस पूरी स्पीशी को तमिलनाडु में, जिस वजह से अभी के समय पर ये पेरिग्रीन फाल्कन न्यूज़ में आ चुका है। आपको पता होगा ईगल को लेकर यूपीएससी सवाल पूछ चुका है, पेरिग्रीन फाल्कन के बारे में आपको पता होना चाहिए। पेरिग्रीन फाल्कन कुछ इस प्रकार से डेंजरस सी आपको ये बर्ड नज़र आएगी, जो कि ज़्यादातर पाई जाती है पूरे दुनिया भर में। ध्यान रखिएगा, पूरे दुनिया में पाई जाती है, हर कॉन्टिनेंट में पाई जाती है एक्सेप्ट एंटार्क्टिका या और कुछ ओशनिक आइलैंड्स को छोड़कर। तो एंटार्क्टिका बहुत ठंड है, यहाँ पे इस वाले रीजन को छोड़कर सभी जगह पर ये पेरिग्रीन फाल्कन पाई जाती है। तो ये ज़्यादातर खुला एरिया प्रेफर करती हैं, जहाँ पे घासें हो, टुंड्रा रीजन स्पेशली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो ज़्यादा ये प्रेफर करती हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये जो बर्ड की खतरनाक स्पीशी होती हैं, जो छोटी बर्ड्स को खाने का काम करती हैं, उनको बोलते हैं हम रैप्टर स्पीशी। ध्यान रखिएगा, प्रीडेटर भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पर लायन है, टाइगर है, जो दूसरे जानवर को खाने का काम करते हैं, उसी तरीके से बर्ड्स की स्पीशीज़ में भी कुछ बड़ी खतरनाक बर्ड्स हैं जिनको रैप्टर या प्रीडेटर का नाम देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों। ये जो पेरिग्रीन फाल्कन है, ये ज़्यादातर दिन के समय पर एक्टिव रहती है। उसके अलावा इनका जो एक इकोलॉजिकल रोल है, एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से भी एक रेलिवेंट रोल है। वो क्या है, ये एक हाई लेवल की प्रेडेटर के कैटेगरी में रखी जाती हैं। तो ये जो पेरिग्रीन फाल्कन है, इनका एक महत्वपूर्ण रोल यह है कि जो छोटी मोटी चिड़ियाँ हैं, जैसे कबूतर हो गया या डव्स हो गई, तो इनकी पॉपुलेशन को मेंटेन करके रखना। ठीक है, यही तो हमारा नेचुरल फूड चेन है, जहाँ पर जैसे टाइगर है, लायन है, तो ये सब क्या करेंगे, डियर और बाकी सारे जो पेड़ पौधे खाने वाले जानवर हैं, उनकी पॉपुलेशन को मेंटेन करते हैं, पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। क्योंकि बाकी हर्बीवोर एनिमल जो पेड़ पौधे खा रहे हैं, उनकी संख्या अगर बढ़ती है तो इससे डायरेक्ट जो एक इम्पैक्ट है वो हमारे एनवायरनमेंट पर पड़ेगा। तो उसी के लिए उनके पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए उनके ऊपर प्रीडेटर्स हैं। वैसे दोस्तों पिजन और डव्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए इनके ऊपर प्रीडेटर हैं, उसमें से एक पेरिग्रीन फाल्कन भी है। तो पेरिग्रीन फाल्कन का कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, इसको प्रोटेक्शन किस तरीके से दी गई है, तो आईयूसीएन के रेड लिस्ट में इसको लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में कवर किया गया है। अगेन क्या है, कोई ज़्यादा यहाँ पर इसको खतरा है नहीं, अच्छी खासी मात्रा में दुनिया भर में यह प्रजाति प्रेजेंट है। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आता है जिसको हम जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ में लिंक करेंगे। बात हो रही है आसियान और इंडिया दोनों के बीच में दोस्तों व्यापार हुआ है गुड्स अग्रीमेंट को देखते हुए। अभी ये जो व्यापार है, ये जो अग्रीमेंट है, स्पेशली अग्रीमेंट हुआ है, व्यापार कर रहा हूँ, अग्रीमेंट हुआ है गुड्स को लेकर। ध्यान रखना यहाँ पे सर्विसेज इंक्लूड नहीं है, केवल गुड्स इंक्लूड हैं, प्रोडक्ट इंक्लूड हैं। तो होता क्या है, खबर यह है कि चौथी जॉइंट कमेटी मीटिंग होती है। उस मीटिंग के अंदर में क्या होता है कि जो आसियान और इंडिया के बीच में ये अग्रीमेंट हुआ है गुड्स को लेकर, उस अग्रीमेंट को रिव्यू किया जाता है। और ये जो पूरा बैठक हुआ, ये हुआ मलेशिया के अंदर में 7 से लेकर 9 मई के बीच में, जिस वजह से ये पूरा अग्रीमेंट अभी के समय पर चर्चाओं में आ चुका है। अब दोस्तों आसियान है क्या, यह है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये जो ग्रुप है इसमें दोस्तों 10 कंट्रीज आती हैं और वो 10 देश आपके साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं। तो भारत और इन 10 देशों के बीच का जो ट्रेड डील है, व्यापार को लेकर ये जो डील हुआ था, ये डील यहाँ पे हमने साइन किया था 7
आसियान इकोनॉमिक मिनिस्टर मीटिंग के दौरान, जो बैंकॉक थाईलैंड में चल रहा था साल 2009 में। और ये जो अग्रीमेंट है ये साल 2010 से यानी उसके अगले ही साल से प्रॉपर तरीके से वर्क करने लगा। फिर इसको नाम दिया गया आसियान इंडिया फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। ये अग्रीमेंट वो है जहां पर, ध्यान रखिएगा, केवल गुड्स और प्रोडक्ट्स को लेकर बात की गई है। जो हमारे गुड्स हैं केवल उनको इसमें कवर किया गया है। ये वाला अग्रीमेंट हमारे सर्विसेज पर अप्लाई नहीं होता। क्वेश्चन आपसे बन सकता है यहाँ पे, ठीक है, सर्विसेज पे अप्लाई नहीं होता, केवल गुड्स को लेकर ये अप्लाई होता है। और आसियान और इंडिया ने सर्विसेज को लेकर एक अलग से सेपरेट अग्रीमेंट साइन किया है जिसका नाम है आसियान इंडिया ट्रेड एंड सर्विस अग्रीमेंट 2014। अब सवाल यह है, ये आसियान है क्या? जरा कुछ बेसिक डिटेल्स प्रीलिम्स के तौर पर, ये जो फैक्ट्स हैं ये भी पता होने चाहिए। मैं आपको बता चुका हूं, यह है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसको बनाया गया था 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन को साइन करते हुए। आसियान के जो फाउंडिंग मेंबर्स यानी स्टार्टिंग में बॉडी बनी कैसे, तो उसको बनाने वाली कुछ कंट्रीज थी, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। ये 5 देश थे। धीरे धीरे इसमें कुछ और कंट्रीज ऐड हो गई और अब जाके इसमें टोटल 10 मेंबर्स हैं। और वो 10 मेंबर्स कौन कौन से हैं? अगेन इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, लाओस, म्यांमार, कैम्बोडिया एंड वियतनाम। ये 10 कंट्रीज दोस्तों आसियान का हिस्सा हैं। ये कंट्रीज आपस में इस आसियान ग्रुप के जरिए आपस में कोऑपरेट करने का काम करती हैं। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, मिलिट्री, एजुकेशनल कोऑपरेशन को लेकर वर्क करती हैं कि इन सभी सेक्टर में हम आपस में मिलकर वर्क करें। ठीक है, चलिए एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको आप जीएस पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी वाले सेक्शन में डालोगे, बात हो रही है इंडियन ओशन बेसिन वाइड इंडेक्स के बारे में। तो ये इंडेक्स क्या है दोस्तों? ये इंडेक्स ऐसा है जिससे यहाँ पर डेंगू को लेकर सारा का सारा जो एक स्टेटस है वो हमको यहाँ पे पता चलता है। डेंगू को लेकर जो सिचुएशन है वो हमको यहाँ पे पता चलती है। क्या है मामला, मैं आपको समझाता हूँ। एक स्टडी हुई है हाल ही में, उस स्टडी के अकॉर्डिंग बताया गया कि जो ये इंडियन ओशन बेसिन वाइड इंडेक्स है, ये जो इंडेक्स आता है, इस इंडेक्स का प्रॉपर एक एसोसिएशन है डेंगू आउटब्रेक के साथ में। इस इंडेक्स में कुछ पॉजिटिव नेगेटिव देखने को मिलेगा जिसके बेसिस पे पता चलेगा हमें कि भाई यहाँ पे डेंगू के केसेस बढ़ेंगे या कम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इंडेक्स है दोस्तों, इसका प्रॉपर एसोसिएशन डेंगू आउटब्रेक के साथ में है कि भाई नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर में किस तरीके से डेंगू के केसेस नजर आएंगे। ये डिपेंड करता है ओशन के टेम्परेचर पर कि समुद्र का जो यहाँ पर गर्मी है वो किस लेवल पर है। टेम्परेचर जैसा भी होगा उसके बेसिस पर यहाँ पे ऊपर वाला पोर्शन और साउथ वाला पोर्शन दोनों ही जगह पर ये दर्शाता है कि भाई डेंगू का क्या केसेस रहने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो इंडेक्स है दोस्तों, ये साउथ में ज़्यादा काम करता है। नॉर्थ में इतना कोई इंपैक्ट पड़ता नहीं है क्योंकि यहाँ पर इंडियन ओशन के टेम्परेचर में जब बदलाव होगा तो इन्हीं कंट्रीज़ के ऊपर सबसे पहले असर दिखेगा, है ना कि ज़्यादा ऊपर दिखाई देगा। तो ऊपर कम प्रेडिक्टेबिलिटी है लेकिन यहाँ पर नीचे सदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा है। तो वही बोला जा रहा है कि इस इंडियन ओशन बेसिन का जो इंडेक्स है, इसका एसोसिएशन सदर्न हेमिस्फीयर के साथ में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के कंपैरिजन में। ये क्या करता है, ये इंडेक्स हमें दिखाता है जो हमारा समुद्र का सरफेस का टेम्परेचर है, उसका जो तापमान है वो किस लेवल पर है, उसमें कैसे वेरिएशंस हो रहे हैं, कैसे बदलाव हो रहे हैं। और जैसा भी बदलाव होगा उससे क्या होगा, उससे हमें जो डेंगू के केसेस हैं हर एक देश में वो पता चलेंगे कि भाई वो किस लेवल पर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये इस बेसिस पर काम करता है, स्पेशली इस ट्रॉपिकल वाले रीजन में। अब ध्यान रखिएगा, इस इंडेक्स के अंदर में ज़्यादातर क्या दिखाया जाता है, जो भी इम्पैक्ट होगा हमारे ट्रॉपिकल रीजन में, ओशन के ऊपर जो भी इम्पैक्ट होगा, जो भी टेम्परेचर चलेगा, उस टेम्परेचर का इम्पैक्ट आसपास के देशों में दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल ब्राज़ील, तो यहाँ पर आपका एग्जांपल है ब्राज़ील। ब्राज़ील में भी आपको ज़्यादातर डेंगू के केसेस नज़र आते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में। अब सवाल यह है कि जो ये इंडेक्स है ये काम कैसे करता है। तो दोस्तों इंडेक्स का काम करने का तरीका अलग है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि डेंगू के इंसिडेंट्स तब ज़्यादा हाई देखने को मिले थे जब इंडेक्स पॉजिटिव था। तो इंडेक्स के अंदर अगर पॉजिटिवनेस आपको देखने को मिलेगी तो डेंगू के केसेस ज़्यादा थे, और अगर इंडेक्स के अंदर में नेगेटिव वे में आपको नेगेटिव देखने को मिला था तो तब ये जो डेंगू के केसेस थे वो दोस्तों लो थे, यानी कि कम भी नजर आए। स्पेशली हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, जो हमारे नॉर्थ वाले रीजन है दोस्तों, यहाँ पर जो डेंगू के केसेस हैं वो जुलाई एंड अक्टूबर के बीच में देखने को मिले, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में फरवरी और अप्रैल में देखने को मिले, ज़्यादातर गर्मियों के समय पर। तो ये जो ओशन का टेम्परेचर है ये कहीं ना कहीं डेंगू के केसेस के साथ में काफ़ी ज़्यादा एसोसिएटेड है, वो यहाँ पर बताया गया। नाउ अब थोड़ा सा यहाँ पर डेंगू के बारे में बात कर लेते हैं, ये भी तो इंपॉर्टेंट है, ये इसको भी डिस्कस करना है, यूपीएससी यहाँ से सवाल पूछ चुका है। तो डेंगू दोस्तों यहाँ पे
एक बीमारी जो कि डेंगू वायरस की वजह से होती है। ये वो बीमारी है जो कि मच्छरों से ट्रांसमिट होती है, स्पेशली एक फीमेल मॉस्किटो है जिसका नाम है एडिस एजिप्टी। इसकी वजह से यहाँ पर बीमारी फैलती है। अब डेंगू में सबसे ज़्यादा खतरनाक बुखार होता है जो कि फिर उसके बाद और सिम्टम्स क्रिएट कर सकता है। इंसान के ब्लड प्रेशर एकदम से ड्रॉप हो सकता है, इवन डेथ भी हो सकती है। डेंगू के केसेस ज़्यादातर दोस्तों ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में आपको नजर आएंगे। सिम्टम्स क्या है वही मैंने आपको बताया, बुखार तेज होना, सर में दर्द होना, बॉडी में दर्द होना, प्लस रैशेस यहाँ पर पूरे बॉडी में हो जाना। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन, लेकिन असली शुरुआत होती है अब। जितना भी कुछ आपने अच्छे से पढ़ा है, समझा है, अब प्रैक्टिस करने की बारी है कि भाई उन चीज़ों को लेकर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप कैसे अटेम्प्ट करोगे। तो आपके सामने टेस्ट है दोस्तों आपका, प्लीज़ इसको अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा और जो भी आपका स्कोर आएगा उसको नीचे ऑनेस्टी के साथ में लिखेगा। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, ऐसे ही लिखना है। ठीक है, बताना है, अपना स्कोर पूरा बताना है। वैसे लास्ट में आपको पूरा इसका आंसर वगैरह बताऊंगा ही। स्टार्टिंग में मैं आपको केवल क्वेश्चन दूंगा, आप उनके आंसर लगातार देते हुए चलना। लास्ट में एक साथ सबके आंसर बताऊंगा, चेक करना, रीमैच करना, कितने सही हैं कितने गलत हैं। ठीक है, प्रैक्टिस होगी, मजा आएगा आपको, कंसंट्रेशन पावर इंप्रूव होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। नीचे जो 4 ऑप्शन है इनमें से कौन सा एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है, मतलब कौन सी एक ऐसा ऑप्शन है जो कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव नहीं है, नॉट है। ध्यान रखिएगा, पहला कि भाई जो बॉर्डर विलेजेस हैं, बॉर्डर पर जो गांव प्रेजेंट है वहां पे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना। दूसरा, जो बॉर्डर एरियाज है वहां से आउट माइग्रेशन को रोकना। तीसरा, जो बॉर्डर एरियाज है उनकी सिक्योरिटी को इंप्रूव करना। या चौथा, प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट करना गांव का, स्पेशली जो कोस्टल स्टेट्स में है यानी कि जो समुद्र के किनारे हैं उनका प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट करना। तो बताओ इनमें से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का कौन सा एक ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो इसका सही आंसर सभी नीचे कमेंट सेक्शन में फटाफट दो। नाउ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जीरो डे वल्नरेबिलिटी को लेकर। जीरो डे वल्नरेबिलिटी को लेकर 2 स्टेटमेंट्स आपके सामने बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, ये एक प्रकार का सिस्टम है या सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटी है जिसके बारे में एक इंसान को नहीं पता चलता है, स्पेशली जो ओनर है साइट का, उसको यहाँ पर इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। दूसरा, ये वो वल्नरेबिलिटी है जहाँ से बच के भाग पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे यहाँ पर इसको हम तुरंत डिस्कवर करते हैं कि हाँ भाई प्रॉब्लम आ चुकी है, यहाँ पर एक कमी है, तुरंत यहाँ से निकल पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बताओ दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं, या डी दोनों के दोनों गलत हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर बात हो रही है लेपर्ड कैट के बारे में। लेपर्ड कैट को लेकर अगेन 2 स्टेटमेंट से सामने, बताओ कौन सा सही है। पहला, ये एक स्पीशी है फॉरेस्ट ड्वेलिंग कैट की, जंगल में रहने वाली जो बिल्लियाँ हैं उन्हीं की एक प्रजाति है। ठीक है, जो कि केवल और केवल इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलती है, केवल इंडिया में पाई जाती है, उसके अलावा कहीं नहीं। दूसरा, ये जो लेपर्ड कैट है दोस्तों, इसको IUCN के रेड लिस्ट में एज एन एंडेंजर्ड कैटेगरी कवर किया गया है। तो बताओ दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं, या डी दोनों के दोनों गलत हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है पेरेग्रीन फैल्कन के बारे में। तो पेरेग्रीन फैल्कन को लेकर अगेन 2 स्टेटमेंट्स आपके सामने बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, जो ये पेरेग्रीन फैल्कन है दोस्तों, ये सभी कॉन्टिनेंट्स में पाई जाती है एक्सेप्ट एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका को छोड़कर सभी जगह पर यह नजर आती है। दूसरा, ये पेरेग्रीन फैल्कन हेल्प करती है पीजन्स और डव की पॉपुलेशन को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। तो बताओ दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं, या डी दोनों के दोनों गलत हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है मैमोथ कार्बन कैप्चर प्लांट के बारे में। तो मैमोथ कार्बन कैप्चर प्लांट को लेकर अगेन 2 स्टेटमेंट्स हैं, बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, ये जो प्लांट है दोस्तों ये सिचुएटेड है एंटार्क्टिका रीजन में। दूसरा, बोला जाता है ये जो प्लांट है ये क्या करता है, हवा में से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एक्सट्रैक्ट करता है और उसको ले जाकर अंडरग्राउंड में स्टोर कर देता है। तो बताओ दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं, या डी दोनों के दोनों गलत हैं। नाउ अगला प्रश्न है आसियान और इंडिया ट्रेड इन गुड्स अग्रीमेंट को देखते हुए। तो ये जो अग्रीमेंट है इसको लेकर फिर से 2 स्टेटमेंट है, बताइए कौन सा सही है। पहला, ये जो अग्रीमेंट है दोस्तों इसको साइन किया गया था 7वें आसियान इकोनॉमिक मिनिस्टर इंडिया की जो बातचीत चल रही थी बैंकॉक 2009 में, उस दौरान। दूसरा, ये जो अग्रीमेंट है दोस्तों ये अप्लाई होता है केवल व्यापार के ऊपर, फिजिकल जो गुड्स हैं, ये फिजिकल गुड्स स्पेशली बात हो रही है, केवल उसके व्यापार के ऊपर अप्लाई होता है, ये सर्विसेज के ऊपर अप्लाई नहीं होता। तो बताओ दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं, एंड डी दोनों के दोनों गलत हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है इंडियन ओशन बेसिन वाइड इंडेक्स के बारे में। तो इंडियन ओशन बेसिन वाइड इंडेक्स को लेकर अगेन आपके सामने 2 स्टेटमेंट्स है, बताइए कौन सा सही है। पहला,
ये इंडेक्स इंडिकेट करता है, बताता है हमारा सी सरफेस के टेम्परेचर को। जो सी सरफेस का टेम्परेचर है, तापमान के अंदर जो वेरिएशंस हो रहे हैं हमारे ट्रॉपिकल इंडियन ओशन में, उसको ये दर्शाता है। दूसरा, इस इंडेक्स का जो स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो है वो नदर्न हेमिस्फीयर के साथ में है, सदर्न हेमिस्फीयर के साथ में नहीं है। तो बताओ दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है, या डी दोनों के दोनों गलत हैं। तो दोस्तों ये हैं हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चंस को बिल्कुल सही सही अटेम्प्ट किया होगा। तो जो भी स्कोर है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। अब एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर को देखना शुरू करते हैं। आखिरी वाले क्वेश्चन से आंसर को देखना शुरू करेंगे, आप इसको चेक करते हुए चलना। चलिए, यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि जो इंडियन ओशन बेसिन वाइड इंडेक्स है, इसको लेकर दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसमें केवल पहला वाला सही है दोस्तों। क्यों? ये इंडेक्स क्या दर्शाता है? जो सी सरफेस का टेम्परेचर है उसमें जो भी वेरिएशंस हो रहे हैं वो चीज़ दर्शाता है, ये तो सही बात है। दूसरा गलत क्यों है? गलत इसलिए है दोस्तों यहाँ पर कि ये जो इंडेक्स है इसका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नदर्न हेमिस्फीयर के साथ में है। सॉरी, नदर्न हेमिस्फीयर के साथ में नहीं है, सदर्न हेमिस्फीयर के साथ में। और यहाँ पे बोला गया इसका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नदर्न हेमिस्फीयर में नहीं, सदर्न हेमिस्फीयर में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, स्पेशली इंडियन ओशन का। वहीं पर एक लोकेशन आपको नजर आएगा, मैंने आपको पढ़ाया भी था इसके बारे में। तो यहाँ पर सेकंड वाला गलत है, पहला वाला सही है। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। फिर अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया आसियान इंडिया ट्रेड एंड गुड्स एग्रीमेंट के बारे में। बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? यहाँ पर आप देखोगे, दोनों स्टेटमेंट को चेक करोगे तो हाँ भैया, पहला वाला तो सही है, दूसरा वाला भी सही है, क्योंकि नाम में ही पता चल रहा है गुड्स एग्रीमेंट है, तो ये केवल फिजिकल गुड्स पर अप्लाई होगा, ना कि केवल सर्विसेज पर। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। फिर यहाँ पे बात हो रही थी मैमोथ कार्बन कैप्चर प्लांट को लेकर। बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला, क्या ये एंटार्क्टिका रीजन में सिचुएटेड है? बिल्कुल गलत। ये आइसलैंड में सिचुएटेड आपको देखने को मिलेगा, तो पहला वाला स्टेटमेंट तो हो गया गलत। दूसरा वाला यहाँ पे देखोगे तो ये दूसरा वाला हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि ये कार्बन कैप्चर प्लांट नाम से ही पता चल रहा है ये क्या करता है, हवा को कैप्चर करके उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको निकालता है और ले जाकर अंडरग्राउंड स्टोर कर देता है। ठीक है, दैट इज वाई ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। फिर यहाँ पे पूछा गया था आपसे पेरिग्रीन फाल्कन के बारे में। बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? दोनों के दोनों सही है, पढ़ाया था, एंटार्क्टिका को छोड़कर सभी जगह पर पाई जाती है। दूसरा, पीजन्स और डव्स की पॉपुलेशन को रेगुलेट करने का काम है इनका, क्योंकि ये प्रीडेटर है प्लस रैप्टर स्पीशी है। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे पूछा गया लेपर्ड कैट को लेकर। बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला, क्या लेपर्ड कैट केवल इंडियन कॉन्टिनेंट में पाई जाती है? ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों, इंडिया के साथ साथ रशिया, इंडोनेशिया, इंडो चाइना, चाइना, इन सब कंट्रीज में पाई जाती है। दैट इज वाई यहाँ पर पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, इस लेपर्ड कैट का आईयूसीएन रेड लिस्ट का स्टेटस देखोगे तो एंडेंजर्ड कैटेगरी में है क्या? नहीं, ये लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में है, आपको पढ़ाया था ना। तो यहाँ पे आप देख पाओगे दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स इसके गलत हो जाते हैं। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर डी नेदर 1 नर 2 इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे पूछा गया था 0 डे वल्नरेबिलिटी के बारे में। बताइए दोनों स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से कौन सा सही है? यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि एक प्रकार का सिस्टम या सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटी है जो कि यहाँ पर एक ओनर को नहीं पता चल पाता, उसकी यहाँ पर वेबसाइट में कमी है। ठीक है, ये वो वल्नरेबिलिटी है जिसके बारे में पता चलने के बाद भागना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। दैट इज वाई यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स आपके सही हैं। ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे पूछा गया कि बताइए इन चारों में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव नहीं है? तो पहला, कि भाई जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है बॉर्डर विलेज में इंप्रूव करना, ये इस प्रोग्राम का मकसद है, सही बात है। दूसरा, जो बॉर्डर एरियाज में से लोग निकल कर बाहर जाके काम कर रहे हैं उस चीज़ को रोकना, ये भी सही बात है, भाई वहाँ पे डेवलपमेंट होगा, लोग वहीं रह के काम कर सकेंगे। तीसरा, इससे बॉर्डर एरियाज की सिक्योरिटी बढ़ेगी, ये भी इसका मेन पर्पज़ है। तो इसमें से बचा कि ऑप्शन नंबर डी, ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। क्यों? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम तो केवल बॉर्डर वाले गाँव की बात कर रहा है ना, जो बॉर्डर पर है। यहाँ पे बोला जा रहा है जो कॉम्प्रहेंसिव डेवलपमेंट करना उन गाँव का जो हमारे कोस्टल स्टेट्स हैं, स्पेशली यहाँ पर जो समुद्र के पास में राज्य लोकेटेड हैं, उनके गाँव के डेवलपमेंट की बात करना। तो ऐसा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। ये इकलौता ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का नहीं है। तो ये थे दोस्तों हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस। आई होप आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करोगे। तो क्या स्कोर आया है आपका? नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, और ऑनेस्टी के साथ में दोस्तों वो आंसर लिख दिया करो। कई लोग यहाँ पर सारे सही लिख देते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे दोबारा उन्होंने कंटेंट मतलब लिख रखा है और उसमें अलग अलग क्वेश्चन फॉर्म में लिख रखा है। और एक चीज़ और, कई लोग अलग अलग कमेंट कर देते हैं कि पहले का ये है, दूसरे का ये है, तीसरे का जो है। ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक साथ यहाँ पर सारे के सारे अपने आंसर्स लिस्ट में लिख दो और लिखने के बाद में एक साथ यहाँ पे उसको कमेंट में मतलब पेस्ट कर दो कि भाई हाँ ये आपके सारे क्वेश्चंस हैं। और प्लीज़ रीमैच जरूर करा करो,
और इसको रिकॉल करने की कोशिश किया करो एक बार। जब आपने सब कुछ पढ़ लिया, ये क्वेश्चन कर क्या रहे हैं, आपको रिकॉल ही तो करवा रहे हैं चीज़ों को। यहाँ ये चीज़ आपने पढ़ी है, ऐसे ऐसे यहाँ पर आपने याद रखना है। इन क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करोगे, चीज़ें लंबे समय तक याद रख पाओगे। क्योंकि यहाँ पर आप कुछ देख नहीं रहे हो, जो पढ़ रहे थे अभी तक देख कर पढ़ रहे थे, आप क्वेश्चंस बिना देखे अटैम्प्ट कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।